नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरु ग्रह से संबंधित कुछ विशेष सूत्रों के विषय में और ये प्रत्येक कुंडली पर लागू होते हैं। प्रत्येक सूत्र को हम उदाहरण के माध्यम से सरल तरीके से जानेंगे और ये आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार बृहस्पति देव जीवन की मुश्किलों को आसान करते हैं और किन परिस्थितियों में इनके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और किन परिस्थितियों में ये सुफलदायी कभी कभार नहीं भी हो पाते। तो इन सारी बातों पर विचार आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। गुरु ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर हो या गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा पर पाप प्रभाव ना हो तो जातक के विचार सकारात्मक बने रहते हैं। जातक सुलझी हुई प्रकृति का होता है। जातक के विचार स्थिर बने रहते हैं। कोई भी जातक अपने विचारों पर आसानी से नियंत्रण पा सकता है। अपने मन पर नियंत्रण करना आसान होता है। इसके अलावा क्योंकि मन की प्रकृति सकारात्मक और स्थिर होने के कारण जीवन के हर एक क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। इस कुंडली में मैंने गुरु ग्रह को लग्न में लिख दिया है। यहाँ पर हालांकि मैंने कोई राशि का अंक नहीं लिखा है, कोई भी कुंडली यहाँ पर हो सकती है। गुरु ग्रह यहाँ पर लग्न भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंडली के पंचम भाव के अंदर। अब गुरु की पांचवी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, यानी गुरु सकारात्मक प्रभाव चंद्रमा पर दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, राहु या केतु की दृष्टि ना हो और चंद्रमा नीच राशि के नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के पास पर्याप्त बल होना चाहिए और गुरु की दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ती है, लेकिन ध्यान रखें कि चंद्रमा मकर राशि का ना हो, क्योंकि गुरु जब चंद्रमा पर दृष्टि दिखाएंगे यदि मकर राशि आती है तो मकर राशि क्योंकि गुरु की नीच राशि है तो उतना शुभ प्रभाव नहीं मिल पाता। लेकिन मान लीजिए कि गुरु चंद्रमा पर दृष्टि दिखा रहे हैं और कोई भी राशि हो केवल मकर राशि को छोड़कर, तो ऐसी परिस्थिति में निस्संदेह जातक के मन के विचारों पर नियंत्रण होता है। जातक के जीवन में स्थिरता आती है। मन पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो देख लीजिए, यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बन रही है, हालांकि ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में हो, किसी भी भाव में हो सकते हैं। चंद्रमा शुभ भाव में होंगे तो अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। यदि अशुभ भावों के अंदर भी यदि चंद्रमा बैठ गए, लेकिन यदि गुरु की दृष्टि पड़ गई तो निस्संदेह चंद्रमा में एक सकारात्मक बल वृद्धि होगी, जिसका सीधा प्रभाव जातक को अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। मित्रों, यदि गुरु पर बलवान शनि की तीसरी दृष्टि हो, ध्यान रखें, यदि किसी भी जातक की कुंडली में गुरु पर बलवान शनि की तीसरी दृष्टि हो तो ऐसा जातक ईमानदार प्रकृति का होगा। परंतु अध्ययनों के दौरान यह पाया गया है कि गुरु जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों से संबंधित दिक्कतें गुरु ग्रह की महादशा में जब शनि ग्रह की अंतर्दशा आती है या शनि ग्रह की महादशा में जब गुरु ग्रह की अंतर्दशा आती है या फिर गुरु की महादशा चल रही हो प्रारंभिक काल विशेष रूप से, तो कष्टप्रद स्थिति बनती है, यानी जीवन में उथल पुथल मच जाती है। विशेष रूप से उन भावों से संबंधित जिन भावों के स्वामी गुरु ग्रह बन रहे होते हैं। आइए थोड़ा इसे हम उदाहरण पूर्वक और सरल तरीके से जानते हैं। मान लीजिए कि ये एक मिथुन लग्न की कुंडली है, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु ग्रह सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। इसके अलावा कुंडली के दसम भाव के स्वामी बनते हैं। अब शनि ग्रह क्योंकि यहाँ पर अपनी खुद की राशि यानी मकर राशि के माने जाएंगे, क्योंकि बैठे हुए हैं अष्टम भाव के अंदर। अब यहाँ से वह तीसरी दृष्टि से यानी शत्रु दृष्टि से गुरु ग्रह को देखेंगे। क्योंकि शनि ग्रह न्याय के कारक, परिश्रम के कारक हैं, तो जातक के जीवन में न्यायिक प्रवृत्ति पाई गई है, ये पाई जाती है। ऐसा अध्ययनों के दौरान हमने देखा है प्रत्यक्ष रूप से। यानी जातक ईमानदार प्रवृत्ति का होता है, मेहनत कश होता है, लेकिन जातक को फिर भी दिक्कतें आती। कहाँ से दिक्कतें आएंगी? जैसे इस कुंडली की हम बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, इसके अलावा दसम भाव के स्वामी बनते हैं। तो जातक को वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है यदि सप्तम भाव पर किसी अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और गुरु विशेष रूप से कमजोर पड़ जाएं। ठीक है, यदि कमजोर नहीं भी हो तब भी यदि शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट हैं तो कोई ना कोई दिक्कत या तो कार्य क्षेत्र से होगी या फिर वैवाहिक जीवन से संबंधित रह सकती है। ऐसा अध्ययनों के दौरान पाया गया है। लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बन रही है, तब आपने गुरु की महादशा के दौरान
जब शनि की अंतर्दशा आई या शनि की महादशा के दौरान गुरु की अंतर्दशा आई या गुरु का प्रारंभिक समय, विशेष रूप से जैसे गुरु की महादशा होती है 16 साल की, ठीक है, तो प्रारंभिक 8 साल आपके कैसे गुजरे, ये आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, ताकि जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या जो कुंडली विश्लेषण का कार्य सीख रहे हैं या ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें भी सहायता मिल सके। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, अगला सूत्र इस प्रकार से है, गुरु का शुभ संबंध यदि धन भाव और लाभ भाव से बनता है तो जीवन में धनागमन बना रहता है। यदि गुरु का शुभ संबंध अष्टम भाव से बनता है तो आकस्मिक धन लाभ के योग निर्मित होते हैं। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। मान लीजिए कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, या कुंडली के धन भाव में, या कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, यानी इन तीनों में से किसी भी भाव के अंदर हो सकते हैं या किसी भी भाव में फिर हो। तो गुरु का संबंध यदि धन भाव से बनता है या फिर लाभ भाव से बनता है, गुरु बलवान होने चाहिए और जो दृष्टि प्रभाव यदि ये दिखाएं या बैठे हों धन भाव में या लाभ भाव में, तो ऐसी स्थिति में ये फिर कम से कम नीच राशि के नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है या फिर कोई शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा में गुरु ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है, तो निसंदेह जीवन काल के दौरान धन लाभ होता है, यानी आय बनी रहती है। यदि गुरु का संबंध मान लीजिए कुंडली के अष्टम भाव से होता है, शुभ संबंध की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव से हम आकस्मिक धन लाभ का विचार करते हैं। अब गुरु जब अष्टम में होंगे तो सीधी सीधी बात है कि इनका संबंध यानी इनकी 7वीं दृष्टि धन भाव पर होगी, तो जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है। हालांकि गुरु जब अष्टम में बैठते हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि व्यय भाव पर भी जाती है, ठीक है, खर्च भी होगा लेकिन आकस्मिक धन लाभ भी जातक को जीवन काल के दौरान बना रहता है, ऐसा अध्ययनों के दौरान पाया गया है। मित्रों, गुरु से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु एवं शनि की युति लग्न में हो जाए या गुरु और शनि की दृष्टि जो कि मित्र दृष्टि होनी चाहिए या फिर स्वराशि की दृष्टि होनी चाहिए, यानी गुरु और शनि की मित्र दृष्टि या स्वराशि की दृष्टि लग्न भाव पर हो जाए। ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह की नीच दृष्टि की मैं बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा जातक नैतिक आचरण करने वाला होगा, धर्मानुकूल व्यवहार करने वाला होगा, या फिर किसी जातक की कुंडली में मान लीजिए गुरु और शनि का राशि परिवर्तन हो जाए लग्नेश और भाग्येश का, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लग्नेश बन रहा हो और एक भाग्येश बन रहा हो, इनका आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, तब भी जातक धर्मानुसार चलने वाला, नैतिक आचरण करने वाला होगा, न्यायमूर्ति होगा। न्यायमूर्ति का तात्पर्य है कि न्याय करने में सक्षम होगा। तो इस प्रकार की स्थिति ये बना देते हैं। हालांकि गुरु और शनि जब साथ बैठते हैं तो संघर्ष योग भी जीवन के दौरान बनता है, जीवन काल में बनता है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए, गुरु की हम बात करें तो गुरु धर्म के कारक, सत्य के कारक, सकारात्मकता के कारक, संतान के कारक, धन के कारक हैं, ये आप सभी जानते हैं, और मांगलिक कार्यों के भी कारक हैं। शनि ग्रह की बात करें तो परिश्रम के कारक, न्याय के कारक। जब ये दोनों एक साथ बैठते हैं, मान लीजिए लग्न में दोनों एक साथ बैठ गए, तो कम से कम शनि ग्रह जो है मकर राशि के नहीं होने चाहिए, क्योंकि शनि यदि मकर के हुए तो स्वराशि के तो शनि हो जाएंगे, लेकिन गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु यहाँ पर नीच राशि के हो जाएंगे। तो कुंभ राशि के हालांकि शनि ग्रह यहाँ पर हो सकते हैं, और गुरु ग्रह की यदि हम बात करें तो गुरु ग्रह स्वराशि के हो और मित्र राशि के यहाँ पर हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। यदि दृष्टियां लग्न पर पड़ रही हैं, गुरु की पड़ रही हो या शनि की पड़ रही हो, तो कम से कम दोनों ग्रहों की कोई भी नीच दृष्टियां नहीं होना चाहिए। और दोनों के गुरु जब शनि की युति बने तो दोनों के बीच में एक पर्याप्त डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर गुरु और शनि एकदम क्लोज होकर ना बैठे हुए हों, थोड़ा दूरी बनाकर यदि बैठते हैं तो निसंदेह, क्योंकि यदि दूरी बनाकर बैठेंगे तो एक बैलेंस बना रहेगा कुंडली के अंदर। मित्रों, आज का अगला सूत्र इस प्रकार से है, गुरु की दृष्टि यदि बुध पर हो या पंचमेश पर हो या धनेश पर हो तो ऐसा जातक वाणी के द्वारा या बुद्धि के द्वारा या शैक्षिक कार्यों के द्वारा जीवन में धनागमन कर पाता है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि बुध पर, पंचमेश या धनेश पर पड़ती है तो उनके कारकत में बढ़ोतरी करती है, यानी शुभता लाती है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे हम समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने गुरु ग्रह को यहाँ पर लग्न भाव में लिख दिया है, कोई राशि मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। गुरु जब लग्न में बैठेंगे तब अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को वह देख पाएंगे। अब पंचम भाव में मैंने लिख दिया है बुध ग्रह को। बुध क्योंकि वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। जब गुरु की पंचम दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ेगी तो इन चीजों में वृद्धि होगी। पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार भी करते हैं, तो जातक के शैक्षिक कार्यों में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा संतान इत्यादि का लाभ भी जातक को मिल पाएगा। इसके अलावा वाणी जो होगी जातिक वह प्रभावपूर्ण होगी।
इसके अलावा मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा है, मान लीजिए बुध पंचमेश होकर पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो पंचमेश क्योंकि शैक्षिक कार्यों के लिए जिम्मेदार ग्रह है, तो शिक्षा के कार्यों में ये बढ़ोतरी करेगी। जातक के अंदर जो शैक्षिक योग्यता होगी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जातक शैक्षिक कार्यों के द्वारा जीवन काल के दौरान उन्नति कर पाएगा, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। मान लीजिए कि धनेश जो है कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए या किसी अन्य भाव में बैठ जाए और गुरु ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ जाए, तो धनेश क्योंकि धन के कारक हैं, अब धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, ये निश्चित रूप से करेंगे। और गुरु को वैसे भी हम धन के कारक ग्रह मानते हैं। अब धनेश पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये बेहद शुभ योग माना जाएगा। जातक के जीवन काल में धन से संबंधित परेशानियां नहीं होगी यदि धनेश और गुरु पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और ये दोनों ग्रह बलवान होकर बैठे हुए होने चाहिए। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह दूसरे, 5वें, 7वें और 11वें भाव में अकेले बैठे हों तो क्रमशः धन से संबंधित, संतान से संबंधित और जीवन साथी से संबंधित चीजों में या व्यवहार में जातक के लिए कष्टप्रद स्थिति रह सकती है। आइए समझते हैं। देखिए, गुरु क्योंकि धन के कारक, संतान के कारक, मांगलिक कार्यों के कारक माने गए हैं। यदि स्त्री की कुंडली की बात चल रही हो तो पति के कारक ग्रह भी ये माने जाते हैं। अब गुरु क्योंकि इन चीजों के कारक हैं, जब कोई कारक ग्रह अपने कारक वाले भाव में बैठता है तो उससे संबंधित चीजों में दिक्कतें आती हैं। यदि वह ग्रह अकेला बैठा हुआ हो तब की हम बात कर रहे हैं। विशेष रूप से शुभ ग्रहों के लिए ऐसा देखा जाता है। गुरु मान लीजिए धन के कारक हैं और धन भाव के अंदर बैठ गए, अकेले बैठ गए, तो धन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाएगी जितना यदि ये किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाते तब ये करते। उसी प्रकार से गुरु यदि पंचम भाव के अंदर अकेले बैठे हुए हैं कारक ग्रह बनकर कुंडली के, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, संतान के साथ व्यवहारिक रूप से जातक थोड़ा परेशान रह सकता है। यानी जातक की संतान उसका कहा ना माने या जातक के अपनी संतान के प्रति थोड़े बहुत मतभेद हो, विशेष रूप से प्रथम संतान के प्रति, ऐसा हो सकता है। ये एक संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको पंचमेश की स्थिति पर जरूर विचार करना होगा। गुरु ग्रह की बात करें, गुरु ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर यदि बैठ जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का कारक, विवाह का भाव यह माना जाता है, ठीक, दाम्पत्य सुखों का भाव यह माना जाता है। गुरु ग्रह यदि अकेले होकर यहाँ पर बैठ जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये कंप्लीट बात नहीं है, यहाँ पर आपको सप्तमेश की स्थिति और शुक्र ग्रह की स्थिति पर विचार करना होगा। यदि गुरु ग्रह 11वें भाव के अंदर बैठ जाए, क्योंकि ये लाभ वाला भाव है, किसी भी क्षेत्र में लाभ देखना हो, धन की बात नहीं, किसी भी क्षेत्र में लाभ यदि आपको देखना हो तो 11वां भाव देखा जाता है। अब गुरु ग्रह कारक ग्रह बनकर जब लाभ भाव के अंदर बैठते हैं तो धन से संबंधित समस्या भी रह सकती है या इच्छा पूर्ति में विलंब या देरी का सामना भी उसे करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको 11वें भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा, एकादशेश की स्थिति पर विचार करना होगा और ये भी देखना होगा क्या गुरु ग्रह के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है। यदि गुरु ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ, शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन यदि अकेले बैठे हैं तो निस्संदेह कहीं ना कहीं देरी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित आज का आखिरी सूत्र इस प्रकार से है। गुरु ग्रह यदि 2 केंद्रों के स्वामी बनकर, गुरु ग्रह यदि 2 केंद्रों के स्वामी बनकर लग्न में बैठ जाएं, अकेले बैठ जाएं विशेष रूप से, तो ऐसे जातक के अंदर अहम की भावना पाई जा सकती है। ये एक संभावना बनती है। हालांकि ऐसे गुरु जातक के अनेक दोषों का समन भी करते हैं, यानी जातक के अंदर की अनेक बुराइयों का नाश भी करते हैं। लेकिन क्योंकि ये 2 केंद्रों के स्वामी होकर लग्न में यदि अकेले बैठ जाएंगे तो इनको लगेगा केंद्राधिपति दोष, जिस दोष के कारण जातक के अंदर अहम की प्रवृत्ति पाई जा सकती है। यानी जातक के विचार सामान्य रूप से दूसरों से ना मिले या फिर वह स्वयं दूसरों से बात करना ज़्यादा पसंद ना करे, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। लेकिन फिर भी गुरु यदि लग्न में बैठेंगे तो निस्संदेह जातक की बुराइयों का अंत करते हैं। लेकिन क्योंकि केंद्राधिपति दोष लगता है इन्हें, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें भी रहती हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं जो इस चीज़ को सीख रहे हैं उनके साथ साझा अवश्य करें।